नमस्कार, वेलकम टू जेआरएफ थिंकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर इनकम टैक्स में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ऑब्टेन करना है तो जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ शुरू से अंत तक सभी को देखो और नोट्स प्रिपेयर करते जाओ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये लिख लेना। जितना मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना ही से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को देखो एंड शॉर्ट नोट बनाते जाओ। तो कॉपी पेन लेकर बैठना है एंड जहाँ जहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को लिखते जाना है। इस वीडियो में इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद पूरा इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया। इनकम टैक्स इज इम्पोज बाय। इनकम टैक्स किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव एंड ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर ना ही ऑप्शन ए होगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही बी। इसका करेक्ट ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। देखो, इनकम टैक्स को लेवी एंड कलेक्ट करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन इस पावर को डेलीगेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखो, डिटेल में मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हो। पावर टू लेवी टैक्स को लेवी करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास है आर्टिकल 265 के तहत। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है टैक्स को लेवी एंड कलेक्ट करने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन। पार्लियामेंट का मतलब कौन हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट बैठता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम पर टैक्स लगाने का पावर है। वो कौन कौन सा इनकम है? ऑप्शन ए एग्जेम्प्टेड इनकम, ऑप्शन बी इनकम ऑफ पुअर पीपल, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर इनकम एंड ऑप्शन डी ऑल इनकम आर टैक्सेबल। देखो, पार्लियामेंट के पास टैक्स लेवी करने का पावर सभी इनकम पर है अदर दैन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर सभी इनकम पर पार्लियामेंट टैक्स को लेवी कर सकता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिटेल आंसर मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। एंट्री 82 में आर्टिकल 246 लिस्ट 1 एंड शेड्यूल 7 में। आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 लिस्ट 1 एंट्री 82 में पार्लियामेंट के पास टैक्स लेवी करने का पावर है अदर दैन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर सभी इनकम पर पार्लियामेंट टैक्स लेवी कर सकता है एंड कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट गिव द पावर टू पार्लियामेंट टू लेवी टैक्स ऑन इनकम। कौन से एंट्री में? आपने अभी देखा एंट्री 82 लिस्ट 1 शेड्यूल 7। ठीक है, लिस्ट 2 नहीं। ऑप्शन से इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये रहा क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। इनकम टैक्स का हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन होता है? ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर, ना जी ना। ऑप्शन बी CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इनकम टैक्स का CBDT होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स नहीं। ये डिटेल आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाई टू ऑप्शन ए होल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देखो इनकम टैक्स 1961 पूरे इंडिया में लागू है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। यहाँ देखो ऑप्शन बी में एक्सक्लूड दिख रहा था, ठीक है, तो इसलिए होल ऑफ इंडिया में इनकम टैक्स अप्लीकेबल है। एंड ये मैं आपको डिटेल में आंसर लिख दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6, द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज। इनकम टैक्स का बेसिक सोर्स कौन सा है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऑप्शन बी इनकम टैक्स रूल 1962, ऑप्शन सी सर्कुलर नोटिफिकेशन, ऑप्शन डी जजमेंट ऑफ कोर्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। देखो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए डिटेल में आंसर है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो एक बात और ध्यान में रखना है आपको, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 298 सेक्शन है, टोटल सेक्शन 298 है एंड शेड्यूल 14 है। तो ये बात ध्यान में रखना है, टोटल शेड्यूल 14 है एंड 298 सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन। इनकम टैक्स कब से फोर्स हुआ, कब से अप्लीकेबल हो गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1961, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1962, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1956 एंड ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1965। इसका करेक्ट ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी इसका होगा। देखो इनकम टैक्स 1961 का है लेकिन ये फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1962 को, और ए डिटेल आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हूँ। कम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1962, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, इनकम टैक्स एक्ट कंटेन फिल इन द ब्लैंक सेक्शन। इनकम टैक्स में टोटल सेक्शन कितना है? अभी मैंने आपको बताया था 75 नहीं 470 ए। आपको कंपनी एक्ट 2013 में टोटल सेक्शन 470 है, ध्यान में रखना है 470 कंपनी एक्ट 2013 में टोटल सेक्शन है, 298 सेक्शन इनकम टैक्स में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9, इनकम टैक्स एक्ट कंटेन फिल इन द ब्लैंक शेड्यूल। इनकम टैक्स में टोटल शेड्यूल कितने हैं? टोटल शेड्यूल ऑप्शन ए 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन 10, 2 स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज करना है एंड ऑप्शन के हिसाब से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1, सैलरी पेंशन ऑन इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। बोल रहा है सैलरी हो या पेंशन अर्न किया है तो क्या सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा? स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2, रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम क्या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होते हैं? देखो दोनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सैलरी हो पेंशन हो अगर अर्न किया तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, और जो हाउस प्रॉपर्टी है उस पर रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होते हैं। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ए नहीं होगा। ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। एंड यहाँ डिटेल मैं आपको लिख रखा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हो। सभी हेड का इनकम के बारे में क्लासीफाई किया हूँ कि कौन सी इनकम कौन सी हेड में टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया 11। 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2।
स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है द इनकम अराइव एट आफ्टर क्लेमिंग द एबव डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इज नोन एज टोटल इनकम। क्या बोल रहा है ना कि जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसमें अगर डिडक्शन लेस करेंगे तो क्या ये टोटल इनकम प्राप्त होगा। तो हाँ, ए स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट सेकेंड, टोटल इनकम राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल ₹100 एज पर सेक्शन 288A। देखो 288 में टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है, तो ध्यान में रखना है यह सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है एंड इस सेक्शन में टोटल इनकम को राउंडिंग ऑफ किया जाता है नियरेस्ट ऑफ मल्टीपल ₹100 नहीं 10 में, नियरेस्ट ऑफ ₹10 में। तो स्टेटमेंट 2 इसका इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। यस, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ये डिटेल मैं लिख लिया हूँ, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं और ये मैं देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के बारे में लिख दिया हूँ कि किस तरीके से टोटल इनकम को कंप्यूट किया जाता है। 1 मिनट में मैं बता दूँ। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद पांचों हेड के इनकम को क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी इनकम कौन सी हेड में जाएगा। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इन सभी हेड के इनकम को कंप्यूट करते हैं। देन क्लबिंग का प्रोविज़न अप्लाई करते हैं, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविज़न अप्लाई करते हैं, तो ये निकल के आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। एंड ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन को लेस करते हैं, ये प्राप्त हो जाता है टोटल इनकम। इस टोटल इनकम पर टैक्स कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन 12। नोटिफिकेशन इशू बाय CBDT इज बाइंडिंग ऑन। CBDT कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी का सबसे सुप्रीम अथॉरिटी। तो देखो, अगर CBDT जो भी नोटिफिकेशन इशू करता है वह नोटिफिकेशन SAC पर अप्लीकेबल होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी पर भी अप्लीकेबल होता है, दोनों पे। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। CBDT के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन इशू किया जाता है वह SAC के साथ साथ इनकम टैक्स अथॉरिटी पर अप्लीकेबल होते हैं। यहाँ डिटेल में ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सेक्शन 87A, ध्यान में रखना इस सेक्शन से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 87A सेक्शन रिबेट का है। सेक्शन 87A प्रोवाइड अ रिबेट फ्रॉम द टैक्स पेबल बाय द SAC विंग एंड हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। तो रिबेट किसको मिलेगा? रिबेट किस पर्सन को मिलेगा? जैसा कि आपको पता है इनकम टैक्स में सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 7 में इनकम टैक्स में जितने भी पर्सन है, पर्सन को डिफाइन किया गया है। तो इस सेक्शन को भी ध्यान में रखना है। पर्सन को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 7 में। टोटल 7 पर्सन होते हैं और जो रिबेट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंस इंडिविजुअल को, ध्यान में रहे, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंस इंडिविजुअल को। यहाँ पर इंडिविजुअल को सिर्फ नहीं, इंडिविजुअल के साथ साथ रेसिडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल और जो रेसिडेंस है उसी को रिबेट अंडर सेक्शन 87 में मिलेगा और उस इंडिविजुअल का टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, इंडिविजुअल रेसिडेंस इन इंडिया। ऑप्शन बी में क्या बोला? इंडिविजुअल और HUF को नहीं मिलता है, तो सिर्फ इंडिविजुअल जो रेसिडेंस हो। ध्यान में रखना है, फॉरेन इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा,
मैं कितना बार बोला हूँ, इस बात को नहीं भूलना है। एंड रिबेट कितना मिलता है वो भी मैं बता दूँ, 12,500। और टैक्स अमाउंट, जो टैक्स अमाउंट आया, टैक्स लायबिलिटी आया और 12,500, इन दोनों में से जो लेस रहेगा उतना रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स पेबल ओवर एंड एबव द ग्रॉस टोटल इनकम। क्या जो सरचार्ज है यह एडिशनल टैक्स है जो कि ग्रॉस टोटल इनकम पर पेबर होता है। देखो सरचार्ज तो एडिशनल टैक्स है नो डाउट, लेकिन सरचार्ज ग्रॉस टोटल इनकम पर अप्लीकेबल नहीं होता है। सरचार्ज टैक्स लायबिलिटी पर अप्लीकेबल होता है, टैक्स लायबिलिटी पर अप्लीकेबल होता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, सरचार्ज इज कंप्यूट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पर भी गलत है। सरचार्ज जो कंप्यूट किया जाता है टोटल इनकम पर नहीं, टोटल टैक्स पर, टोटल टैक्स पर। ओके, तो सरचार्ज टोटल टैक्स पर अप्लाई होता है और यह एडिशनल टैक्स है वट टोटल टैक्स पर अप्लीकेबल होता है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। और ये डिटेल मैं आंसर प्रोवाइड करके रखा हूँ, इसको आप पढ़ सकते हो सरचार्ज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है द इनकम टैक्स एज इंक्रीज बाय सरचार्ज और रिड्यूस बाय रिबेट अंडर सेक्शन 87। जो इनकम टैक्स है क्या सरचार्ज से इंक्रीज होता है? तो जी हाँ, देखो जो टैक्स है ना, टोटल टैक्स, टोटल टैक्स पर सरचार्ज अप्लीकेबल होता है और इसमें रिबेट लेस करते हैं, तो सरचार्ज के कारण टोटल इनकम इंक्रीज होगा एंड रिबेट के कारण डिक्रीज होगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स इज नोन एज एडिशनल सरचार्ज। जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, क्या यह एडिशनल सरचार्ज कहलाता है? जी हाँ, एडिशनल सरचार्ज कहलाता है। दोनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन 16। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। स्टेटमेंट 1, इंडिविजुअल मीन्स ओनली नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल क्या सिर्फ नेचुरल पर्सन होता है? डेट इज ह्यूमन बीइंग। स्टेटमेंट 2, इंडिविजुअल इंक्लूड माइनर और अनसाउंड माइंड। क्या इंडिविजुअल में माइनर और अनसाउंड माइंड भी इंक्लूड होते हैं? देखो स्टेटमेंट 1, इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही हो सकते हैं, और वह नेचुरल पर्सन चाहे माइनर हो, छोटा बच्चा हो, या फिर अगला पगला हो, कोई भी चलेगा। इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है कि बच्चा है या बूढ़ा है या कोई आगल पागल है। भाई तुम इनकम कमाया, बस इनकम पर टैक्स दो। तुम पागल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और यहाँ डिटेल मैं लिख के रखा हूँ। इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन आता है, और बोथ मेल फीमेल दोनों आता है, माइनर हो या अनसाउंड माइंड हो, दोनों इंक्लूड होते हैं। बस यहाँ पर इनकम टैक्स को सिर्फ टैक्स लेना देना है, बाकी तुम पागल हो, माइनर हो, ओल्ड एज हो, कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फिल इन द ब्लैंक वुड ऑल्सो बी एसेड एज HUF। HUF में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? ऑप्शन ए जैन इंडिविजुअल फैमिली, ऑप्शन बी सिख इंडिविजुअल फैमिली, ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। जैन और सिख दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। एंड यहाँ पर डिटेल मैं लिख के रखा हूँ।
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इनकम टैक्स 1961, जैन फैमिली एंड सिख फैमिली दोनों इंक्लूड हैं। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्कूल ऑफ थॉट 2 है, देवभागा एंड मिताक्षरा। देवभागा सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम पर एप्लीकेबल होता है एंड मिताक्षरा वेस्ट बंगाल और असम को छोड़कर सभी स्टेट में एप्लीकेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 मैच करना है। लिस्ट 1 में ए प्रोविज़न दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में सेक्शन दिया हुआ है, तो प्रोविज़न को सेक्शन से मैच करना है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि इंडिविजुअल डिफाइन अंडर सेक्शन, इंडिविजुअल कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। पॉइंट बी इनकम को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। पॉइंट सी रिबेट को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है एंड एसएससी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ तक जब क्वेश्चन को आप पहुँच गए हो, इसमें रिबेट के बारे में मैंने बताया था 87A, अंडर सेक्शन 87A एंड एसएससी के बारे में भी बताया था 27। ठीक है, तो 2 सेक्शन से आप देख लो ऑप्शन सी का 4 एंड डी का 1। सी का 4A रहा एंड डी का 1A रहा, देखो दोनों में है। चलो और देखते हैं, इनकम एंड इंडिविजुअल डिफाइन अंडर सेक्शन। देखो इनकम को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 214 में, बी का 3rd, यहाँ बी का 3rd ऑप्शन बी में है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ए आपके स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं। असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर 12 महीना का हमेशा होता है, ऑलवेज 12 मंथ का होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट ईयर 31 मार्च एंड होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हुआ। स्टेटमेंट 2, प्रीवियस ईयर शैल बी पीरियड बीइंग ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड एंडिंग विथ 31 मार्च ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला कि प्रीवियस ईयर जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, जिस साल बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट होता है, जिस भी डेट को, उस डेट को लेंगे, जिस डेट को स्टार्ट हुआ उस डेट को लेंगे एंड एंड करेगा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कि बिजनेस और प्रोफेशन स्टार्ट हुआ है, आज ही का दिन ले लेते हैं 22 अगस्त। 22 अगस्त 2024 को स्टार्ट हुआ है, तो इसका प्रीवियस ईयर 22 अगस्त 2024 से 31 मार्च 2025 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये देखो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के बारे में मैं बता रखा हूँ, इसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, पप्पू इज रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड, डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। पप्पू ने बिजनेस रन कर रहा है 2014 से ही। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर आप बताओ 2024-25 का, तो इसका 1 साल पीछे चले जाएंगे, इसका 1 साल पीछे चले जाएंगे, 1 ईयर लेटर, 1 ईयर लेटर। तो 1 ईयर लेटर क्या हो जाएगा 2023 से 2024 एंड एग्जैक्ट डेट क्या होगा 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आपको ध्यान में आया, यहाँ पर देखो प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बिजनेसमैन पप्पू सेट ऑफ हिज बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2023, डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। क्या बोल रहा है कि पप्पू ने
एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई 2023 को और ये असेसमेंट ईयर 2024-25 दिया हुआ है, इसका प्रीवियस ईयर डिटरमाइन करना है। तो मैंने क्या एग्जांपल से बताया था कि प्रीवियस ईयर जिस डेट में बिजनेस स्टार्ट होगा उस डेट को लेंगे और 31 मार्च 2024 को एंड करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है 22। 8 क्वेश्चन और है और इसके साथ आपको बेसिक ऑफ इनकम टैक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा। 21 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि इनकम टैक्स बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन 22, जनरल रूल ऑफ इनकम of the previous year is the assess in the assessment year following the previous year, exception to the rule case where the income of previous year in the assessment year previous year itself। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल एक लाइन में मैं बताऊं तो वो कौन कौन सी इनकम है जो कि प्रीवियस ईयर का इनकम है और टैक्सेबल भी प्रीवियस ईयर होगा। इनकम भी प्रीवियस ईयर का है, इनकम भी प्रीवियस का ईयर का है और टैक्सेबल भी प्रीवियस ईयर में होगा। तो ये एक्सेप्शन हो गया। जनरली क्या होता है, प्रीवियस ईयर के इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होते हैं, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। 5 एक्सेप्शन है। उन 5 एक्सेप्शन में ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंस। ऑप्शन बी, डिसकंटिन्यू बिजनेस। ऑप्शन सी, पर्सन लिविंग इन इंडिया। पर्सन इंडिया को छोड़कर जा रहा है, बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहा है और नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस में है। तो ये सभी इनकम प्रीवियस ईयर का रहेगा और प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। और डिटेल में मैं आंसर यहाँ बता रखा हूँ। जनरल रूल क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के इनकम को असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल किया जाता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। ये 5 एक्सेप्शन है। 5 एक्सेप्शन को आप देखो। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंस। सेकेंड, पर्सन लिविंग इन इंडिया। थर्ड, AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर इवेंट और पर्पस। क्या बोल रहा कि कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या AJP फॉर्म किया है, स्टार्ट किया है किसी एविडेंस के किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, लाइक टैक्स चोरी करने के लिए ETC। पॉइंट 4, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। टैक्स को अवॉइड करने के लिए, चोरी करने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इस केस में भी जिस ईयर में इनकम होगा उसी ईयर टैक्सेबल हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट 5, बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हैं, जिस ईयर डिसकंटिन्यू करेंगे उसी ईयर टैक्सेबल होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, rebate up to 12,500 for residence individual having total income up to 5 लाख अंडर सेक्शन 87A। तो आपने देखा ये इस ऑप्शन करेक्ट है, ए स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, rebate अंडर सेक्शन 87A however not available in respect of tax payable 10% on long term capital gain taxable under section 112A। देखो, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A में जो लॉन्ग टर्म होता है, इस लॉन्ग टर्म पर 1 लाख तक अगर ये लॉन्ग टर्म है तो टैक्स नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। अगर 1 लाख से ज़्यादा है इनकम, इस केस में 10% टैक्स लगता है और इस केस में भी रिबेट मिलेगा, रिबेट इस केस में भी मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के इनकम पर भी रिबेट मिलेंगे।
तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन 24, रेट ऑफ टैक्स फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। ध्यान रहे, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम वह इनकम जो कि एसएससी ने छुपा लिया है, वह इनकम जो एसएससी ने बताया ही नहीं, अनडिस्क्लोज रखा है। उस इनकम को अगर इनकम टैक्स पकड़ लेता है तो उस इनकम पर कितना टैक्स लगेगा। तो अनडिस्क्लोज इनकम पर 60% से टैक्स लगते हैं, साथ ही साथ 25% से सरचार्ज अप्लीकेबल होता है एंड साथ ही साथ 4% सेस लगते हैं। ठीक है, तो 60% पर 25% एंड 4%, टोटल मिलाकर 78% एग्रीगेट टैक्स चार्जेबल होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे ना 78% आएगा, और यहाँ मैं कैलकुलेट करके दिखा रखा हूँ। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम पर। देखो 78% लगता है, 60% प्लस सरचार्ज, 25% प्लस सेस 4%। और ये अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम में ये सभी इनकम आते हैं जैसे कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन मनी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया गया है बुक ऑफ अकाउंट में, और एक्सपेंडिचर जो अनएक्सप्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द रेट ऑफ सरचार्ज अप्लीकेबल ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ टोटल इनकम ऑफ ₹1 करोड़ फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। देखो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसका टोटल इनकम 1 करोड़ है, उस केस में सरचार्ज कितना लगेगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का टोटल इनकम 1 करोड़ है तो सरचार्ज नील होगा, नील होगा। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, इस केस में सरचार्ज 12% लगेंगे। ओके, ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके साथ ही ये डिटेल में आंसर में प्रोवाइड कर दिया हूँ रेट ऑफ सरचार्ज, इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्वेश्चन 26, एज पर सेक्शन 115 BAC when a well individual and HUF have an option to pay tax in respect of their total income other than income chargeable to tax at a specific rate of under chapter 12 at a following concessional rate। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिविजुअल और HUF अगर अंडर सेक्शन 115 BAC एवेल करता है, इस केस में उसको ये सभी एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगा। लाइक कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, लाइक लीव ट्रेवल कंसेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ये सभी एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका लिस्ट भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करके रखा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो कि अगर इंडिविजुअल और HUF ऑप्ट करेगा अंडर सेक्शन 115 BAC तो एग्जेम्पशन और डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, लाइक लीव ट्रेवल कंसेशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्वेश्चन 27, फॉर सीनियर सिटीजन बीइंग अ नॉन रेसिडेंस इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ द 60 ईयर और मोर बट लेस देन 80 ईयर हाउ मच बेसिक एग्जेम्पशन अवेलेबल। देखो नॉन रेसिडेंस है, सीनियर सिटीजन नॉन रेसिडेंस इंडिविजुअल है, इस केस में उसको बेसिक एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। अगर रेसिडेंस होता ना तो 3 लाख मिलता, लेकिन नॉन रेसिडेंस है तो नॉन रेसिडेंस यानी कि फॉरेन पर्सन चाहे 60+ ईयर का हो या 80+ ईयर का हो, दोनों के केस में बेसिक एग्जेम्पशन ओनली 2,50,000 ही मिलेंगे। एंड 80 ईयर और मोर रहेगा ना तो 5 लाख मिलेगा। ठीक है, इफ़ सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर और 80 ईयर ऑन 31 March itself, in case of very senior citizen whose date of birth fall from 1 April, how much basic exemption available। क्या बोल रहा है कि जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन है ना, उसका बर्थडे 1 अप्रैल को आने वाला है, 1 अप्रैल को। और जैसा कि आपको पता है
इनकम टैक्स का असेसमेंट ईयर जो क्लोज होता है 31 मार्च को होता है, ठीक है। 31 मार्च 2024 मान लेते हैं, ठीक है। और इसका बर्थडे आएगा 1 अप्रैल 2024 को। अगर ये सीनियर सिटीजन होने में एक दिन का कम हो रहा है, अगर 1 अप्रैल को इनकम टैक्स फाइल किया जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन असेसमेंट ईयर 31 का लेते हैं, तो 31 मार्च को एक दिन ही कम हो रहा है, सुपर सीनियर सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन हो। तो इस केस में मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो गया और सुपर सीनियर सिटीजन हो गया। तो ध्यान में क्या रखना है, अगर किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थडे 1 अप्रैल को आने वाला है, उस व्यक्ति को 31 मार्च को ही मान लेंगे कि वह सीनियर सिटीजन हो गया या सुपर सीनियर सिटीजन हो गया। तो इस केस में जो एग्जम्पशन मिलेगा, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये डिटेल मैं बता के रखा हूँ, इसको आप पढ़ सकते हो, पूरा एग्जाम्पल वगैरह अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट ऑप्टिंग फॉर अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAD 115 बैड सेक्शन को कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्ट नहीं किया है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम 1,23,000 है। इस केस में टैक्स कितना लगेगा? इसका देखो टैक्स रेट, स्लैब रेट बहुत ही आसान है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम 10,000 तक है, इस केस में टैक्स 10% लगेगा। कितना आसान है, देखो नील कभी भी नहीं लगेगा। 1 रुपया से लेकर 10,000 तक है तो 10% लगेगा। 10,000 से लेकर 20,000 तक है, इस केस में 20% लगेगा। और 20,000 से ज़्यादा अगर इनकम है, इस केस में 30% टैक्स लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में इनकम 1,23,000 दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 30,000 लगेंगे। और ये मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं नहीं बताऊंगा। पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। इफ़ डोमेस्टिक कंपनी नॉट ऑप्टिंग फॉर अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAA एंड 115 BAB total turnover or gross received in the previous year 2018 and 19 less than 400 crore, the tax rate applicable, कितना टैक्स रेट लगेगा? 25%, नील 40% एंड 30%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारा बेनिफिट मिला होगा। बेसिक ऑफ इनकम टैक्स से रिलेटेड जितना भी प्रोविज़न होगा आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा। अगले टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।